नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दरअसल वो वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को अंतिम विदाई देने के लिए वो शिमला पहुंचे थे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं और कल ही वो हिमाचल पहुंचे थे। वीरभद्र सिंह जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था और कई बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उनका हाल ही में निधन हुआ है। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। कहा जा रहा है कि वहां से वो दिल्ली होते हुए आज शाम तक रायपुर लौट सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं जो शिमला पहुंचे थे। वीरभद्र सिंह की अंतिम विदाई में शामिल हुए थे। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आप सीएम की वेशभूषा भी देख रहे हैं। वो सिख के गेटअप में नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि शाम तक वो दिल्ली होते हुए रायपुर लौटेंगे। तो आपको बता दें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के निधन के बाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, हिमाचल के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। वीरभद्र सिंह जी विधायक, सांसद, मंत्री, 6 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में जहां हिमाचल प्रदेश की सेवाएं उन्होंने दी, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर उन्हें जिम्मेदारी मिली, तो देश की सेवा की है। ये केवल हिमाचल प्रदेश का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षति हुई, अपूर्णी क्षति हुई है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को एक ऐसी क्षति हुई जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पवन बंसल जी, शर्मा जी और शुक्ला जी के साथ मुझे उन्होंने भेजा है प्रतिनिधि बनाकर, और आज पूरे परिवार से मुलाकात हुई और सोनिया जी का संदेश भी, शोक संवेदना भी उन तक पहुंचाया और राजा साहब के अंतिम दर्शन करने का भी मुझे अवसर मिला। उनके और रायपुर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा बयान दिया। तेल के दाम में बढ़ोतरी पर बयान दिया। कहा कि तेल के दाम कम करने के लिए नसीहत दी, राज्य सरकार को नसीहत दी। कहा राज्य सरकार अपने टैक्स का मोह छोड़ दे। सरकार को मिल रहा है 600 करोड़ रुपए टैक्स, अपने टैक्स की राशि कम कर जनता को राहत पहुंचाए। तो आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर प्रदर्शन किया था, अब पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर जनता को सरकार राहत देना चाहती है तो वो तेल के दाम कम करे और राज्य सरकार अपने जो टैक्स हैं उस टैक्स का मोह छोड़ दे, जिससे जनता को राहत मिले। अपने टैक्स की राशि कम कर जनता को राहत पहुंचाई जाए, अगर इतनी प्यारी जनता है तो बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, नसीहत देते हुए कहा है कि सरकार टैक्स का मोह छोड़े और जनता को राहत पहुंचाए। केंद्र से कोई ज्यादा मदद की उम्मीद ना करे। तेल के दाम कम करने के लिए नसीहत दी है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने कई जगहों पर तेल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया था। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया। कहा कि साल 2021 में 11.75 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने 7 जुलाई तक मात्र 5.26 लाख मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की।
जो कि मांग का 45% है। इस कारण राज्य में रासायनिक खाद की किल्लत हो रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल आधी अधूरी ही खाद मिली है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जानबूझकर किल्लत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र के छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र को दर्शाता है। वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 2.5 सालों से केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाने के अलावा और क्या। उन्होंने कहा कि मई महीने में कृषि मंत्री का बयान था कि 50% खाद को अब भंडारण किया जा चुका है, 50% का ऑर्डर हो चुका है, जबकि मई महीने में 50% भंडारण हो चुका था तो 45% केंद्र ने कैसे दिया। और कहा कि आपने 44 करोड़ किलो गोबर खरीदा, उसे 15 करोड़ किलो खाद बनाई, जबकि लक्ष्य ये भी था कि जो खाद आप बनाएंगे उसे ही उपयोग करेंगे। तो आप खाद के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं? अपनी असफलता के चलते किसानों तक खाद नहीं पहुंचा पा रही है सरकार। कांग्रेस की सरकार ने राज्य के किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में खेती के लिए जो उर्वरक की जरूरत होती है उसके अनुसार केंद्र सरकार से लगभग 11 लाख मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इसको छत्तीसगढ़ को देने के लिए स्वीकृति भी दिया था और इसके लिए बाकायदा एक शेड्यूल जारी किया था, जिसके अनुसार जून में छत्तीसगढ़ को जो रासायनिक खाद मिलने थे केंद्र सरकार ने उसका आधे से भी कम सप्लाई किया। इसके कारण छत्तीसगढ़ के किसानों के समक्ष खाद का संकट पैदा हो गया। बार बार अनुरोध के बाद भी केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को यूरिया सहित तमाम रासायनिक उर्वरक नहीं उपलब्ध कराए गए और उसका परिणाम, उसका खामियाजा राज्य के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने 11 लाख के अलावा 3 लाख मीट्रिक टन के लिए और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। यह कहीं न कहीं केंद्र की छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र को दिखाता है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 2.5 वर्षों में केंद्र पे अनर्गल आरोप लगाने के अलावा और किया क्या है? मई महीने में माननीय कृषि मंत्री जी का बयान था कि 50% खाद का भंडारण हो चुका है, 50% का ऑर्डर हो चुका है। तो जब मई महीने में 50% भंडारण हो चुका था तो फिर 42% केंद्र ने कैसे दिया? और आपने 44 करोड़ किलो गोबर खरीदा है, उससे 15 करोड़ किलो आपने खाद बनाई है और आपकी गोबर खरीदी का लक्ष्य भी यही था कि उससे बनाई गई खाद का आप उपयोग करेंगे। तो खाद के नाम पे आप राजनीति इसीलिए ही कर रहे हैं कि आप अपनी असफलता की वजह से किसानों तक खाद पहुंच। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं। देवव्रत, खाद का संकट है प्रदेश में, खुद सुशील आनंद शुक्ला ये कबूल कर रहे हैं। ऐसे में जो किसानों की समस्या है उसका हल कौन निकालेगा, कैसे निकलेगी? जी बिल्कुल, पूरी सरकार ये बात कबूल चुकी है कि प्रदेश में खाद का संकट चल रहा है, खाद की कमी चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस मसले को लेकर के सियासत काफी ज्यादा हो रही है, जबकि इसका सीधा नुकसान जो है वो किसानों को होना है, क्योंकि इस साल प्रदेश में मानसून मेहरबान है और उम्मीद की जा रही है कि अच्छी उपज होगी। लेकिन समय पर अगर किसानों तक खाद ही नहीं पहुंचेगी तब अच्छे उपज की उम्मीद किस तरह से की जा सकती है? और जिस तरह से ये पूरी राजनीति हो रही है, इसमें राज्य सरकार जो है सीधे केंद्र पर आरोप लगा रही है और बीजेपी सीधे राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि प्रदेश में खाद के प्रोडक्शन के लिए गोबर की खरीदी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसानों को खाद की आपूर्ति नहीं की जा रही है। लेकिन यहां पर हकीकत यह भी है कि खाद का संकट गर्माता जा रहा है और क्योंकि लगातार ये संकट गहरा रहा है, इसलिए दिक्कतें किसानों के पास आ रही है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भी इसको लेकर के पत्र लिखा है कि जो राज्य के कोटे के अनुसार जो निर्धारित खाद की मांग की गई थी उसकी आपूर्ति की जाए, उर्वरकों की आपूर्ति की जाए। लेकिन अब तक केंद्र की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, जबकि बीजेपी की दलील है कि जून माह का जो कोटा होता है उसके हिसाब से निर्धारित जो आपूर्ति की जानी थी उतना राज्य सरकार ने मांग ही नहीं की। तो कुल मिलाकर के सियासी बयानबाजी चल रही है। देवव्रत जो आंकड़े कहते हैं, देवव्रत आंकड़े ये हैं कि साल 2021 में सरकार की तरफ से 11.75 यानी करीब 12 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद मांगी गई थी और इसमें से 5.2 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति हो चुकी है, जो कोटा है जुलाई तक का। आगे मिलेगी? जी, अभी फिलहाल जो बातें चल रही हैं
उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को जो पहले पत्र लिखा गया है उसका जवाब जो है अब तक के केंद्र की ओर से नहीं आया है कि आने वाले समय में कितने खाद की आपूर्ति की जाएगी। रही बात जो बीजेपी की, तो बीजेपी की यही दलील रहती है कि केंद्र सरकार को जो खाद कम मांगा गया था और इस वजह से जो है अब तक की आपूर्ति नहीं की गई। लेकिन मसला यहाँ पर यही आ जाता है कि अभी फिलहाल जो निर्धारित समय और निर्धारित अवधि में फसलों को खाद की आपूर्ति चाहिए, उसमें फसलों को खाद चाहिए, लेकिन समय बीत जाने के बाद जब पूरी आपूर्ति भी हो जाएगी तब उस खाद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब ऐसे में अगर खाद की कमी पूरे प्रदेश भर में होती है तो निश्चित तौर पे यहाँ नुकसान अन्नदाताओं को झेलना ही होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में नुकसान उनको ना हो, इसको लेकर भी सरकार को सजग रहने की जरूरत है। शुक्रिया आपका देवव्रत भगत जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर कम से कम खाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए, किसानों की जो समस्या है उसका मिलजुल कर निराकरण करने की आवश्यकता है। वक्त एक ब्रेक का। जांच की मांग। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों ने सरकार के सामने रखी 5 मांग। मान्यता और संबद्धता शुल्क किया जाए माफ, आरटीई की राशि का किया जाए भुगतान, 12 तारीख से ऑनलाइन क्लास बंद करने का किया है ऐलान। अनूपपुर में मालगाड़ी हुई हादसे का शिकार, 20 बोगियां पटरी से उतरी, ट्रेन में लदा था कोयला। इंदौर में हनी ट्रैप मामले की आरोपी बरखा भटनागर की जेल से हुई रिहाई, कल हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। इंदौर में डीआईजी ऑफिस में नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश, थाने में शिकायत के बाद भी नहीं हो रही थी सुनवाई, अधिकारियों ने कार्रवाई का दिया भरोसा। भिंड के अखदेवा गांव में बिजली के बिल जमा नहीं करने वाले ग्रामीणों की गिरफ्तारी पर बवाल, बिजली विभाग के कर्मचारी साथ मारपीट, मूक दर्शक बने रहे अधिकारी। धार में ढाबा संचालक पर हुआ जानलेवा हमला, शराब पीने को लेकर आरोपी से हुआ था विवाद, ढाबा संचालक की हालत गंभीर। राजधानी भोपाल में बदमाशों का तांडव, शादी समारोह की गुंडागर्दी, दुल्हन के पिता से की मारपीट, शराब के नशे में काटा बवाल। गुना के गुलाबगंज में पुरानी रंजिश में मारपीट, 2 गुटों के बीच चले लाठी और घूंसे, पुलिस ने मारपीट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धार में इंजीनियर खुदकुशी मामले ने पकड़ा तूल, कर्मचारी संगठन हुए लामबंद, जनपद ऑफिस के बाहर दिया धरना, जिला पंचायत सीईओ पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। खरगोन में अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर पर शिकंजा, आरोपी अजय जायसवाल के पास से मिले 25 लाख के ड्रग्स, दिल्ली मुंबई से जुड़े हैं तार। ग्वालियर में 24 घंटे में मिले 3 शव, सिरोल पहाड़ी पर कार में मिली लाश, थाटीपुर में नाले में मिला युवक का शव, मामले में की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में आर्थिक अपराध शाखा ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के घर मारा छापा, आय से अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत, करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा मिला। इंदौर के महू में कल हुए ब्लास्ट का लाइव सीसीटीवी फुटेज आया सामने, गैस रिसाव के चलते हुआ था ब्लास्ट, 2 साल की मासूम सहित 5 लोग हुए थे घायल, अफसरों को पहले बम ब्लास्ट की थी शंका, बाद में दिखे सरेंडर के परखच्चे। मंदसौर में पानी की पाइपलाइन टूटी, कई फीट ऊंची पानी की बौछार, पानी की सप्लाई हुई प्रभावित। सूरजपुर के पचीरा में अवैध रेत ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। नवा रायपुर में मंत्रालय से करीब 5 किलोमीटर दूर अवैध रूप से बाल गृह चलाया जा रहा था। इसमें अवैध रूप से 29 बच्चों को कैद करके रखा गया था। महिला एवं बाल विकास की टीम ने छापा मारकर 19 बच्चों को छुड़ाया है। भिलाई की एक स्वयंसेवी संस्था लाइफ शो फाउंडेशन इस बाल गृह को बिना शासन की अनुमति से चला रही। मानव तस्करी की भी आशंका व्यक्त की जा रही है और सभी बच्चे मंडला और आसपास के हैं। बच्चों को बाल गृह में और लड़कियों को बालिका गृह में रखा गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर लूट की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से इसे गिरफ्तार किया गया। रायपुर के डीडी नगर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बच्चे पर चाकू से हमला किया था। बंधक बनाकर 4 लाख रुपए की लूट की थी, जो कि अब पुलिस के हाथ से चढ़ चुकी है।
और बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सरकारी कर्मचारी पर लघु दंड का अधिकार नहीं, कलेक्टर को दंडित करने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के नियम का हवाला दिया। दंडित करने का अधिकार सिर्फ संभाग आयुक्त को। शिक्षा कर्मी की नियुक्ति में गड़बड़ी का पूरा मामला था। कलेक्टर ने व्याख्याता और सीईओ से वसूली का आदेश दिया था। 2 वेतन वृद्धि रोकने का भी नोटिस दिया गया था। बिना जांच के नोटिस जारी किया गया। हाई कोर्ट ने नोटिस और जुर्माने का आदेश निरस्त किया। कलेक्टर को द्वितीय श्रेणी के राज्यपत्रित अधिकारी पर लघु दंड लगाने की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार नहीं है। हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश है। और कोरोना की दूसरी लहर को झेल चुके लोग अब भी पूरी तरह से सतर्क नहीं दिख रहे हैं। तीसरी लहर की बात भी हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाजार और भीड़ भरे इलाकों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद राजधानी का पूरा मार्केट खुल गया है, लेकिन लापरवाही अब और ज्यादा बढ़ गई। अफसोस की बात तो यह है कि अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बाजारों का दौरा नहीं करती। लोग भी बेखौफ बिना मास्क के घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, व्यापारी भी अब मास्क पहनना भूल चुके हैं। वहीं मास्क नहीं पहनने को लेकर अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं। और बात करेंगे कोंडागांव की, जहां पर लॉकडाउन हटते ही लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। मामला कोंडागांव का है, जहां लॉकडाउन हटने के बाद यहां के लोगों को रोजगार के नाम पर दूसरे राज्यों की तरफ ले जाया जा रहा है। इसकी खबर लगते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले 2 दिनों में 64 लोगों को राज्य के बाहर पलायन करने से रोका। इसमें 14 नाबालिग भी शामिल हैं। और बेमेतरा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर राइस मिलों की 12 करोड़ की धान जब्त की गई। कलेक्टर विलास भोसकर संदीप पान ने यह कार्रवाई की है। धान उठाव और चावल जमा करने में भारी अंतर दिखा है। 5 राइस मिलों पर कार्रवाई की गई है। 4000 मीट्रिक टन धान जब्त किया गया। 873 मीट्रिक टन चावल जब्त किया गया है। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से आतंकी हमले के बाद अब नक्सलियों की ड्रोन वाली साजिश का खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नक्सली ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की रेकी के लिए कर रहे हैं, जिसको देखते हुए बस्तर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। थाने और चौकियों के साथ ही सुरक्षा कैंपों को अलर्ट पर सुरक्षित रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक 7 जून को सुकमा इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन को देखा गया था, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 25,000 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई की है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर 25,000 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़े हैं। शंकर, बताइए पूरी खबर क्या है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से इस मामले में खुलासा करते हुए तकरीबन 2500 करोड़ का जो हीरोइन है उसे जब्त किया गया है, जो तकरीबन 350 केजी है। तो 350 केजी ये हीरोइन किस तरह से राजधानी दिल्ली तक पहुंचा था, वो और कौन कौन से वो मार्ग हैं और वो कौन कौन से आरोपी हैं, इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि एक और मैं मामला बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया गया था, जिसका खुलासा केंद्रीय जांच एजेंसी DRI ने किया था। और DRI ने इस मामले में कई राज्यों से जुड़े हुए इस ड्रग्स कनेक्शन का बकायदा और हेरोइन का जो कनेक्शन जो है उसका खुलासा किया था, जिसमें कि मध्य प्रदेश का रूट के बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तरह पंजाब और मध्य प्रदेश से कनेक्शन जुड़ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसी मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरह से मध्य प्रदेश, पंजाब, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, ये जो कनेक्शन की जानकारी मिली थी, इसी मामले को आधार बनाते हुए फिर आगे। लेकिन शंकर, इसके मास्टरमाइंड के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? कौन इसे चला रहा है इसे? देखिए, आज शाम तकरीबन 4 बजे के लगभग में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा द्वारा एक औपचारिक तौर पर आज एक बयान जो है वो जारी किया जाएगा,
और फिलहाल अभी जो आरोपी हैं, जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है, उन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ करने के बाद ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से कई राज्यों से होते हुए इस मामले का जो कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। तो इस मामले में विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही शाम में 4 बजे इस मामले पर औपचारिक तौर पर पूरे इस गैंग के बारे में बताया जाएगा और किस तरह से इस मामले में और भी दूसरे आरोपियों की भूमिका है और उसकी जो नाम सामने आ रहा है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से बताया जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो हमारे स्पेशल सेल के सूत्र बता रहे हैं कि ये मामला छोटा नहीं है। इस मामले में आने वाले वक्त में और भी काफी जो गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है और इसके साथ ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से इस मामले को अंजाम दिया जा रहा है और इसका क्या विदेश कनेक्शन भी है, क्या विदेश से लाया जा रहा है, इस मामले का भी खुलासा आज देर शाम तक किया जा सकता है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय इसमें कहीं ना कहीं जो गिरोह हैं शंकर, उसकी जो आशंका है उससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हमने देखा है एयरपोर्ट्स पर ऐसी गतिविधियां देखने को मिली हैं। देखिए इस मामले पे देखिए अभी जिस तरह से देखा जाए कि डीआरआई ने खुलासा किया, वो मामला काफी चौंकाने वाला था। उसके बाद डीआरआई का अगर मामले ही देखें तो वो ईरान और अफगानिस्तान कनेक्शन बकायदा सामने आया था और इस मामले में भी जो स्पेशल सेल की टीम जो है कुछ ऐसे ही विदेश से जुड़े हुए कनेक्शन की भी तफ्तीश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर स्पेशल सेल का जो दायरा है कहीं पे जाकर सिमट जाता है, रुक जाता है और वो सिर्फ वो ये देखती है कि देश के अंदर किन किन राज्यों में इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, किस तरह से जो ड्रग्स, अफीम, इन सब का जो कनेक्शन जो है, चाहे वो बात करें राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो ये जो रूट है, इस रूट में विदेश से कहाँ से आ रहा है इस मामले की जानकारी ही दे सकता है और कार्रवाई नहीं कर सकते हैं विदेश में। इसलिए ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है कई बार और जो इनपुट्स होता है ये बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें 2500 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है, जो कि बड़ी मात्रा है अपने आप में। एक बड़ा रैकेट यहां पर काम कर रहा होगा, ऐसी आशंका है। हालांकि अब देखते हैं पुलिस आगे क्या कैसे कार्रवाई करती है। और चलिए अब आपको टॉप 20 खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं।